वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ये माइक्रोब्स एंड प्लांट पैथोजन से मैंने लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आईपीएम की कि आईपीएम की इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, अगर जनरली हम बात करते हैं आईपीएम की तो मैं आपको बताती हूँ कि आईपीएम जो होती है वो एक इको फ्रेंडली अप्रोच होती है जिसमें हम पेस्ट को मैनेज करते हैं। मान लीजिए पेस्ट हो गया, आपकी वीड्स हो गई, डिजीज़ हो गए, नेमाटोड्स हो गए, जो भी मतलब आपकी फील्ड में इनमें से कुछ भी प्रेजेंट है तो उसको कैसे मैनेज करना है ये आईपीएम में आता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। आईपीएम जो है, आईपीएम इज़ एन इको फ्रेंडली अप्रोच। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आईपीएम जो है वो इको फ्रेंडली अप्रोच है एंड सस्टेनेबल अप्रोच यूज टू मैनेज द इंसेक्ट पेस्ट, weeds, nematodes and other harmful organism in the agriculture। ये एक इको फ्रेंडली अप्रोच है जो यूज़फुल होती है मैनेज करने के लिए इंसेक्ट, वीड, डिजीज़, नेमाटोड्स एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इन द एग्रीकल्चर। अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम इसमें किस किस प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं, तो जनरली इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस, कल्चरल, फिज़िकल, मैकेनिकल, जेनेटिकल एंड केमिकल मेथड्स का इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आईपीएम का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। ओके, अब आईपीसी, सबसे पहले जो आईपीसी जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद जो है वो आईपीएम आया। तो आईपीसी जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, इसको बर्लिन ने प्रपोज किया था 1956 में। इसी के साथ जो आईपीएम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये लेटर ऑन इंट्रोड्यूस करवाया क्लार्क ने इन 1963। देखिए, इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आईपीएम ये एम नहीं करता कि सारे पेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन आईपीएम का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि वो पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। ओके, आईपीएम जो होता है वो ये एम नहीं करता कि सारे पेस्ट जो है वो मर जाए। उसका ये एम होता है कि मिनिमम पेस्ट की पॉपुलेशन हो ताकि जो डैमेज हो वो इकोनॉमिक लेवल तक ना पहुँचे। देखिए, वही लिखा है, आईपीएम डज नॉट एम कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट, क्योंकि जो पेस्ट है वो भी एक पार्ट है इकोसिस्टम का, बिकॉज पेस्ट आर द नेचुरल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। इंस्टेड इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग द पॉपुलेशन टॉलरेबल at tolerable level with the disturbance to the with minimum disturbance to the environment। तो वही बताया मैंने आपको। तो जनरली आपको याद रखना है कि जो आईपीएम है, आईपीएम इको फ्रेंडली अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं पेस्ट की पॉपुलेशन को। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम वैसे ही हैं कि इको फ्रेंडली अप्रोच है, ऊपर ही बता दिया मैंने आपको। इकोनॉमिकली फीजिबल है, साइंटिफिकली बेस्ड है। इसको मैं आगे बताऊंगी क्यों, कैसे ये साइंटिफिकली बेस्ड है। इसके बाद यूजेस मल्टीपल कंपेटेबल टेक्निक्स, इसमें हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ताकि जो पेस्ट है उन्हें मैनेज किया जाए। इट रिड्यूसेस पेस्टिसाइड रेसिड्यू, हम जब आईपीएम यूज़ करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड जो है उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इसी के साथ ही कंट्रोल करता है बायोडाइवर्सिटी को, एनकरेज करता है पेस्ट रेगुलेशन एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आईपीएम के, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले वही है कि पेस्ट कंट्रोल करना है हमारे को, टू मेंटेन द पेस्ट पॉपुलेशन बिलो द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल मैं आपको आगे बताऊंगी, ये आगे टॉपिक में आएगा तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसी के साथ टू रिड्यूस द एक्सेसिव पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, कि जो हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन करते हैं उसको भी रिड्यूस करना। इसी के साथ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन जो हो जाती है पेस्ट की वजह से उसको भी मिनिमाइज़ करना। टू कंजर्व बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म एंड पोलिनेटर, कि देखिए क्या होता है कई बार, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जैसे जो कांग्रेस ग्रास होता है हमारा, तो वो क्या करता है कि वो आसपास के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी नहीं ग्रो होने देता। तो वो बेनिफिशियल जो प्लांट हमारे ग्रो होते हैं उन्हें भी वो वीड की तरह एक्ट करता है। तो चाहे वो प्लांट हो या फिर ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करते हो तो फिर वो उन्हें भी ग्रो नहीं होने देता। इसी के साथ टू रिड्यूस द डेवलपमेंट एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, कि ये जो होता है ये डेवलप करता है कि
पेस्टिसाइड है उसका कम से कम यूज़ हो। इसी के साथ क्रॉप यील्ड को बढ़ाता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। हमारी जो हेल्थ है वो कैसे इसके साथ लिंक्ड है। जनरली आपको ये ऐसे याद रखना है कि देखो, अगर आप कम से कम पेस्टिसाइड अपनी एग्रीकल्चर में यूज़ करोगे तो फिर वो बेनिफिशियल हमारे लिए ही है ना, इनडायरेक्टली हम ही कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन लीडिंग टू आईपीएम, कि हमारे को आईपीएम की स्टेजेस की, हमारे को क्रॉप प्रोडक्शन मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो फिर हमारे को आईपीएम की कैसे ज़रूरत पड़ी। तो वो स्टेजेस बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था, उसके बाद ऐसे ऐसे स्टेजेस आए, जिसके बाद हमारे को आईपीएम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ओके, तो सबसे पहले फेज़ जो है वो है सब्सिस्टेंस फेज़। सब्सिस्टेंस फेज़ जो होता है बच्चों, प्रिमिटिव फेज़ होता है। प्रिमिटिव फेज़ मतलब स्टार्टिंग का एग्रीकल्चर का फेज़। इसमें जो है हम पेस्टिसाइड का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, और इसी के साथ जो पेस्ट की पॉपुलेशन है उसको नेचुरली हम कंट्रोल करते हैं। नेचुरल एनिमीज़ जो होंगी वही खाएंगी। ऐसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो सब्सिस्टेंस फेज में, कि जैसे पहले का टाइम होता था, तो पहले के टाइम में क्या होता था, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर स्टेज थी। इसी के साथ नेचुरल कंट्रोल ही लोग करते थे। ऐसा नहीं होता था कि हम खाद वगैरह डालते थे या कुछ स्प्रेज वगैरह करते थे। हम जनरली नेचुरल कंट्रोल करते थे। इसी के साथ हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते थे पहले। और पेस्ट पॉपुलेशन जो होती थी, पेस्ट की अगर कोई पेस्ट जो है वो फैल जाता था तो उसे नेचुरली ही कंट्रोल किया जाता था बाय द प्रीडेटर। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था कि लो यील्ड देखने को मिलती थी। पहले के टाइम पे लो यील्ड रहती थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी, और लेकिन जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता था वो मेंटेन रहता था। इसी के साथ अब देखते हैं हम, अगला है एक्सप्लॉयटेशन फेज। एक्सप्लॉयटेशन फेज क्या हुआ कि अब जो थोड़े से आगे बढ़ जाओ, ट्रेडिशनल फार्मिंग से थोड़ा आगे बढ़ो। अब हमने क्या देखा, जैसे फर्टिलाइजर्स आए, पेस्टिसाइड्स आए, तो लोगों ने इनको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो वो किस में काउंट हुआ, एक्सप्लॉयटेशन फेज में काउंट हुआ। इसमें क्या हुआ, हाई यील्ड वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। इसी के साथ इंक्रीज यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब लोगों को पता चला कि फर्टिलाइजर से का यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, पोटेशियम, सब कुछ मिलता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्टिलाइज़र खूब खूब अपने एग्रीकल्चर में डाला। ठीक है, फार्मर ने ये, इनका वो फोकस हुआ कि हमारे को अपनी प्रोडक्शन जो है उसे मैक्सिमाइज़ करना है। एक्सप्लॉयटेशन फेज में आपको याद रखना है। लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुई, आप आजकल देख रहे होंगे कि उस टाइम तो यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन आफ्टर अ टाइम जो है सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही डिक्रीज़ हो गई। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इनिशियली, हैवी पेस्टिसाइड डिपेंडेंस, बट रिडक्शन इन नेचुरल एनिमीज। लेकिन पहले तो क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इनिशियली इंक्रीज़ हो गई, लेकिन जो नेचुरल एनिमीज़ पे पहले हम डिपेंड होते थे, प्रीडेटर्स पे, हमने देखा कि वो अब डिपेंड नहीं करते। हम सीधा ही पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं और पेस्ट जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसके बाद आए क्राइसिस फेज। क्राइसिस फेज में आपको याद रखना है कि क्राइसिस फेज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब हमने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड को यूज़ कर लिया ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। अब क्या हुआ, जब आपने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो गया, अब जो पेस्ट हैं, जो फील्ड्स में आपके पेस्ट थे, वो रेजिस्टेंट हो गए आपके पेस्टिसाइड से। मतलब तो पेस्ट जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर ली, पेस्ट रेजिस्टेंट डेवलप हो गई, जिसकी वजह से जो पेस्ट है वो फिर से ग्रो करने लग गए, उनका आउटब्रेक फिर से हो गया, सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक अकर, जिसकी वजह से पेस्ट जो है उनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ गई। क्योंकि पेस्ट जो है वो रेजिस्टेंस, उन्होंने म्यूटेशन हुई होगी या उसमें जेनेटिक चेंज आ गया उनके जीन्स में, जिसकी वजह से वो पेस्टिसाइड जो आप यूज़ कर रहे हो फील्ड में अब वो उन पर वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपकी इसकी क्या बोलते हैं, पेस्ट की पॉपुलेशन है वो फिर से इंक्रीज़ हो गई। अब पेस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो क्या हुआ कि एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन जो है वो राइज हो गई, बढ़ गई। अब देखो एक्सप्लेनेशन, अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो व्हेन पेस्टिसाइड किल नेचुरल एनिमीज, सर्वाइविंग पेस्ट मल्टीप्लाइड रैपिडली एंड कॉज रिसर्च। अब इसको आपको ऐसे जानना है कि मान लीजिए कि अगर पेस्टिसाइड जो है वो नेचुरली एनिमीज़ के द्वारा किल हो रहा है, तो जो सर्वाइविंग पेस्ट है उन वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं हम डिज़ास्टर फेज़ पे। डिज़ास्टर फेज़ में आपको याद रखना है कि डिज़ास्टर फेज़ में अब देखो हमने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स जब यूज़ कर लिए तो अब हमारी इकोलॉजी में क्या हुआ, इम्बैलेंस होने लग गया। ठीक है, अब क्या हुआ, सॉइल और वाटर भी हमारा मतलब कंटेमिनेटेड हो गया। कैसे, आप कैसे, वाटर को क्यों लिया हमने इसमें, वाटर को इसलिए लिया क्योंकि हम वाटर को भी तो हम फील्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सॉइल और वाटर दोनों ही कंटेमिनेटेड हो गए क्योंकि पेस्टिसाइड्स ही पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स ही फर्टिलाइज़र्स हो गए।
इसी के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़। अब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, क्यों हुई? क्योंकि जो पहले हम पेस्टिसाइड थोड़ा कम यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप देखते हो कि पेस्टिसाइड हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो पैसों से ही आती है पेस्टिसाइड आपकी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई। लेकिन क्रॉप की मतलब अगर क्रॉप का प्रॉफिट देखते हैं वो डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि क्रॉप जो है वो इतनी नहीं हो पा रही। उससे ज़्यादा खर्चा तो हमारे को बोलते हैं ना कि इतना तो हमारा क्रॉप जो है वो उसकी ईल्ड नहीं आई जितना हमने पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स में हम खर्च कर देते हैं। तो इसकी वजह से इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे कि हाई पेस्टिसाइड रेजिड्यू, ह्यूमन हेल्थ हैज़ार्ड, कोलैप्स नेचुरल इकोसिस्टम। तो अब जब ये सारे स्टेजेस आ गए तो इसके बाद जो है वो आईपीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। देखा गया कि अरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके बाद जो स्टेज जो इंट्रोड्यूस की गई वो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज़, जिसे हम आईपीएम या आईएमपी से कहते हैं, या इसको हम आईपीएम भी इसे ही बोलते हैं। मतलब ये फ़ेज़ आई पहले। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फ़ेज़ क्या होती है? ये देखती है कि जुडिशियल पेस्टिसाइड यूज़, ये देखती है कि कम से कम जो है वो पेस्टिसाइड का यूज़ होना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर में की फील्ड में। इसी के साथ ये इस पे फोकस करती है कि हमारे को इको फ्रेंडली मेथड्स को ज़्यादा यूज़ करना है, और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करती है। इसी के साथ ये मॉडर्न आईपीएम अप्रोच की भी बात करती है। ठीक है, अगर आपको याद रखनी है ऊपर ये वाली की स्टेजेस को, अगर आपको याद रखना है, जो है सबसिस्टेंस फेज, एक्सप्लॉयटेशन फेज, क्राइसिस फेज, डिजास्टर फेज एंड इंटीग्रेटेड फेज। तो आपको इसको एकदम वैसे ही लर्न करना है जैसे इसकी स्टेजेस है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इट कैन बी लाइक SECDI। ठीक है, इससे सबसिस्टेंस फेज हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन फेज, क्राइसिस फेज, डिजास्टर फेज एंड इंटीग्रेटेड फेज। ठीक है, तो आप इसको लर्न कैसे कर सकते हो? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सेक्शन डी बोलते थे ना हम पहले, सेक्शन डी आई। तो आप इसको कैसे लिखते थे? सेक्शन डी आई। तो आप इसको ऐसे करके लर्न कर सकते हो। तो स्टेजेस आपको लर्न हो गई। अब आते हैं आगे। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम की। आईपीएम जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और क्या प्रिंसिपल को फॉलो करता है? सबसे पहले जो आईपीएम होता है वो मॉनिटर करता है इंसेक्ट पेस्ट एंड नेचुरल एनिमीज़ को। आईपीएम जो है वो फोकस करता है इंसेक्ट पेस्ट को और उसकी नेचुरल एनिमी को। वो देखता है कि पेस्ट जो है वो कैसे ग्रो कर रहा है और उसकी जो नेचुरल एनिमी है वो क्या है। अब ये है कि मॉनिटरिंग जो होती है वो बैकबोन होती है। मान लीजिए कि अगर आपको किसी पेस्ट के बारे में जाना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा नहीं वो कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, वो कब ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ स्टेज कब है। तो इन सब को आप क्या करोगे? सबसे पहले मॉनिटरिंग करोगे। तो प्रिंसिपल पहला क्या है कि आप सबसे पहले उसको मॉनिटर करो। मॉनिटर में आपकी जनरली 2 फेजेस आती हैं। एक आती है पेस्ट सर्विलेंस और दूसरी आती है पेस्ट फॉरकास्टिंग। पेस्ट सर्विलेंस का मतलब होता है कि आप पेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी भी क्रॉप में कि वो कैसे डेवलप हो रहा है। तो इसमें आप क्या करते हो? कॉन्टीन्यूअस ऑब्जर्वेशन करते हो, आपकी पेस्ट की पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, पेस्ट की इंसिडेंस टाइम, इसी के साथ वो कितना डैमेज कर रही है किसी प्लांट को, और उसकी जो नेचुरल एनिमी है वो क्या है। ये आप रेगुलरली आप चेक कर सकते हो किसी भी फील्ड में विज़िट करके, या फिर लैब्स में भी आप देख सकते हो। लैब्स में ऐसा कुछ दिखता नहीं है ऐसे, बट आप लैब में भी ऑब्जर्व कर सकते हो ये सब कुछ पेस्ट सर्विलेंस को। इसी के साथ इसकी इम्पॉर्टेंस होती है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ पेस्ट के, अगर हमें पता चल गया कि पेस्ट जो कि कौन सा पेस्ट जो है वो कॉज कर रहा है स्पेसिफिक डिजीज़, तो हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, हम पेस्ट की टाइम से उसको मैनेज कर लेते हैं, और हम अननेसेसरी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करेंगे अगर हमने पहले ही पेस्ट को कंट्रोल कर लिया। अब आता है पेस्ट फॉरकास्टिंग। पेस्ट फॉरकास्टिंग में आप बच्चों देखो, पेस्ट फॉरकास्टिंग क्या होता है? पेस्ट फॉरकास्टिंग जो होता है वो डील करता है कि फ्यूचर में जो है वो कैसे आउटब्रेक हो सकते हैं। इसमें हम सर्विलेंस डाटा का यूज़ करते हैं, इसमें हम वेदर कंडीशन को देखते हैं, क्रॉप स्टेज को देखते हैं और इकोलॉजिकल फैक्टर को देखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होगी जिसकी वजह से पेस्ट का जो है वो आउटब्रेक होगा, मतलब डिजीज़ होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होंगी, तो उसे बोलते हैं पेस्ट फॉरकास्टिंग। इसमें हम प्रिवेंटिव मैनेजमेंट के लिए ये यूज़फुल होता है, रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस एंड इम्प्रूव द कंट्रोल मैनेजमेंट। इसी के साथ जो अगला है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंजरी लेवल। अगर हम बात करते हैं इंजरी लेवल की, तो इसमें हम
इकोनॉमिक इंजरी लेवल की बात करते हैं और इकोनॉमिकल थ्रेशहोल्ड लेवल की बात करते हैं। अब देखिए EIL की बात मैंने ऊपर भी की थी। EIL का मतलब होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये लोएस्ट पॉपुलेशन हो पेस्ट की पॉपुलेशन होती है जो इकोनॉमिक डैमेज करती है, मतलब सबसे कम पेस्ट की पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक लॉस करवा रही है किसी भी क्रॉप को, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो आप देख सकते हो लोवेस्ट पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट कॉजेज इकोनॉमिक डैमेज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसको हम डैमेज थ्रेशहोल्ड लेवल भी कहते हैं। अगर वैल्यू जो है वो EIL से कम हो, EIL से मान लीजिए अगर जो वैल्यू है वो EIL से कम होती है तो हमारे को कोई भी कंट्रोल मेजर लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वैल्यू जो है वो EIL से ज़्यादा है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल से ज़्यादा उसकी वैल्यू है या अबव वैल्यू है, तो हमारे को कंट्रोल मेजर लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है। और इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल क्या बोलता है? इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल जो होती है वो पेस्ट की वो डेंसिटी होती है जिसमें हमें कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ते हैं कि जब पेस्ट की पॉपुलेशन स्पेसिफिक हो गई। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो 100 है और EIL की वैल्यू अगर मैं बोलती हूँ EIL की वैल्यू मान लीजिए 100 है, अगर वो 100 से 101 भी हो गई तो आपको कंट्रोल मेजर लेने की ज़रूरत है। ठीक है। और इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल क्या बोलता है? द पेस्ट डेंसिटी इन विच, और इस टाइम पे क्या होता है कि द पेस्ट डेंसिटी एट विच मैनेजमेंट एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, कि वो लेवल जिस पे पेस्ट की इतनी पॉपुलेशन हो जाए जब हमारे को कंट्रोल मेजर्स लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसे कहते हैं ETL। ठीक है। तो EIL की अगर वैल्यू बढ़ जाती है स्पेसिफिक मतलब कॉमन से बढ़ जाती है तो हमारे को कंट्रोल मेजर लेने पड़ते हैं और इसी प्रोसेस को हम ETL बोलते हैं। ठीक है। इसी के साथ मेथड्स ऑफ IPM में आप कौन कौन से मेथड यूज़ करते हो वो देख लेते हैं।